Hi guys, I am Deepa Vashisht and welcome to my official channel. अभी क्या था कि जैसे ही मैंने अपना एक्टिव होने का सोचा अपने चैनल पे, तो मैंने एक वीडियो रिलीज़ करी थी, अपलोड करी थी कि आप मुझे बताइए कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बाकी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही है इजीली, या समझ नहीं आ रही, या बुक्स से भी वो करना इजी नहीं हो रहा, या बाकी कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जैसे पीजीटी एचपी पीजीटी के लिए आया था, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली थी कि क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो उसकी प्रिपरेशन के लिए। और सेम ऐसे ही मुझे ना मास्टर कैडर के लिए भी आया है। तो मास्टर कैडर, पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे पास एक कमीशन के जैसे ही एग्ज़ाम है जो पंजाब गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है उन टीचर्स के लिए, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए, जो 10th तक आई गेस पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। जैसे हमारे पास टीजीटी और पीजीटी होता है ना, तो टीजीटी स्कूल लेवल 10th तक, और पीजीटी जैसे हायर +1 +2 लेवल तक, फिर कॉलेज कैडर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मास्टर कैडर है, फिर लेक्चरर कैडर है, और फिर कॉलेज कैडर है। तो मास्टर कैडर में जो साइंस वाले एस्पायरेंट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट लेते हैं, है ना। तो जैसे मान लो किसी ने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज़ किया है, तो सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। फिर केमिस्ट्री में भी 3 पोर्शन है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो उसमें ऐसा आया था कि मैम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कर सकते हैं अपनी तैयारी में, स्टार्ट कर सकते हैं, और मतलब हमें किस किस पे फोकस करना चाहिए। और वो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था, है ना। आप खुद सोचो, जब इतना सारा सिलेबस है तो किसी एक एस्पायरेंट के लिए इतना सब तैयार करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। तो वो इस तरीके से ज़रूर जाएगा कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, ऐसा पोर्शन बता दो जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ताकि एटलीस्ट हम उसी पार्ट को कर लें, है ना। तो उस उस कमेंट को या उस रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इसकी कोचिंग में भी पढ़ाया हुआ है मास्टर कैडर के लिए। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन कैंडिडेट्स के साथ या जिनकी सिलेक्शन हुई है उनके साथ, तो उसके बेसिस पे मैं ये शेयर करने वाली हूँ। ऑलराइट। तो देखो, ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप अपने सिलेबस के गो थ्रू करोगे, तो मोस्टली उसमें सिलेबस वो है जो +1 +2 के टॉपिक्स होते हैं। कैसे? जैसे आपके पास सबसे पहले होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जिसमें आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब चीज़ें बेसिक कैसे काम करती हैं। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में होता है ना, बेसिक बॉन्डिंग के बारे में होता है। तो ये जनरल कंसेप्ट हमारे पास आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से कंपाउंड बने हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, उनकी बात हो रही है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसमें हमारे पास, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन क्या हैं, फिर उसको सिंथेसाइज करने के तरीके क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उस चैप्टर में कवर होती हैं। सिमिलरली जैसे हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री है, वैसे ही हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, अमीन्स की बात हो रही है जैसे, है ना। तो फिर हमारे पास आता है केमिस्ट्री ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब की बात हो रही है। फिर हमारे पास आता है केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि इस सारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें आपके पास एल्कोहल, फिनोल, ईथर, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, वो सारे कवर होते हैं। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी सिंथेसिस, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो ऐसा करने से ये काफ़ी वास्ट टॉपिक बनता है। सेम टॉपिक अगर आपका लेक्चर कैडर में देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मास्टर कैडर में ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर एग्जामिनर चाहे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन डाल भी सकता है। बट वही बात है ना कि 50 क्वेश्चन आपके पास आने हैं, और 50 क्वेश्चन में आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 17 to 18 और मैक्स 20 क्वेश्चन रख लो, कि चलो ज़्यादा भी डालने हुए तो इतने उन्होंने डाल दिए। तो उसमें वो कोशिश रहती है कि वो हर चैप्टर को इंक्लूड करे। हाँ, कई बार होता है कि कोई एक दो चैप्टर्स हैं जिसको उन्होंने स्किप कर दिया, अदरवाइज वो हर चैप्टर को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं।
जिससे ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें करना सब कुछ ही पड़ता है, स्पेशली फॉर मास्टर कैडर। और उसके बाद हमारे पास, अगर मैं अदर टॉपिक्स की बात करूँ, तो जैसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर है, एनएमआर की बात है या आईआर यूवी विजिबल की बात है, वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हैं। एक्स्ट्रा क्या हैं? जैसे हमारे पास आता है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या प्यूरिफिकेशन वाली जो यूनिट 1 दी होती है। तो ये जो 2 यूनिट्स मैंने बोली ना, हाँ, पॉलीमर्स भी है, बायोमोलिक्यूल्स भी है। तो पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल तो बहुत छोटे-छोटे चैप्टर हैं, बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं, ऐसा कुछ मिक्सिंग नहीं है कुछ कंसेप्ट्स के साथ, तो वो आप बड़े आराम से अलग से कर सकते हो। तो बात कर रही हूँ मैं किसकी, जो हमारे पास प्यूरिफिकेशन वाली फर्स्ट यूनिट होती है और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लास्ट वाली होती है। तो ये 2 यूनिट्स ऐसी हैं ना कि अगर तो आपकी क्रैमिंग बहुत अच्छी है और आप फैक्ट या चीज़ों को लर्न कर सकते हो, जैसे किसी मेडिसिन का यूज़ है ना? तो वो आपको प्रॉपर वैसे कुछ दिया हुआ है कहीं पे कि हाँ, हाँ, इन मेडिसिन्स को याद कर लो, आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। बट आप खुद सोचो कि जब इतनी सारी मेडिसिन्स हैं, उनके यूजेस हैं एवरीडे लाइफ में, है ना? ड्रग्स हैं, सोप है, डिटर्जेंट है, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो उसको क्वेश्चन पूछने का उसका जो तरीका हो सकता है वो बहुत वास्ट हो सकता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि लाइक आपको ऐसा फील होगा कि हमने तो इतना मतलब इसकी प्रैक्टिस करी थी और इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था और उसमें से क्वेश्चन तो आया ही नहीं, तो कहीं और से क्वेश्चन आ गया। तो ये 2 यूनिट थोड़ी बहुत मुझे ऐसे लगती हैं कि अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन वाला फर्स्ट यूनिट जो है, और जो आपके पास लास्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है? उसके बाद अगर एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अलग से भी करेंगे बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक आते हुए, तो भी आप इनको कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिक जैसी चीज़ कहीं पे भी नहीं आती, कहीं नहीं पूछी जाती है। तो अगर आपके मन में ये है कि हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये भी नहीं पता चलता, तो एट लीस्ट आप इन 3 टॉपिक्स को तो करके जाना, पॉलीमर्स को, बायोमोलिक्यूल्स को, और उसके बाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन है, ठीक है? अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने आगे भी अपना कंप्लीट करना है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक कंसेप्ट से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, हाइब्रिडाइजेशन है, या थोड़ा बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है कि हमारे पास वो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, या इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, या हमारे पास मिरर इमेजेस का रिलेशन, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये जो बेसिक वाली चीज़ें हैं जो जनरली आपको मिलती हैं आपके जो केमिस्ट्री ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला चैप्टर है उसके आसपास आपको ये वाली चीज़ें मिलती हैं। बट मैं क्या चाह रही हूँ कि जो बेसिक बेसिक वाला पोर्शन है ना, वो आप पहले ही कवर कर लो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे ही आप केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में जाओगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होगा, आपको बेसिक बॉन्डिंग का पता होगा, आपको इफेक्ट्स का पता होगा, तो आप उस चैप्टर को बड़े अच्छे से जो है वो समझ पाओगे, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स के बाद जैसे आप हेलोजन वाले कंपाउंड में गए, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिएक्शन मैकेनिज्म का नॉलेज है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, एलिमिनेशन कैसे होती है ना? तो अगर इनके डिफरेंस का पता है, तो आप वो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाली रिएक्शंस को जो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको भी बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है? 2 चैप्टर हो गए। तीसरा, अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स और हेलोजन के बाद क्या आ गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी ईजी है, मतलब दिक्कत वाली बात उसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें जो फेमस फेमस हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस होती है ना, उनको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन उसके आसपास का ही आता है। जैसे होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, इस टाइप की हमारे पास, या कोई सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, इस तरीके की चीज़ें जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं और फेमस रहती हैं, कॉमन, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को कर रहे हो ना, और अगर आपको ऐसा है कि मैं कंप्लीट तो नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आप उन चीज़ों को तो कर लो जो बार बार पूछी जाती हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो तो इजीली एक्सेस कर ही सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे आराम से, है ना, इंटरनेट पे कहीं पे भी। तो उनको देखते हुए जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से ये चीज़ तो यार बार बार पूछी जा रही है, तो एटलीस्ट वो चीज़ तो आपको कर ही लेनी है, ठीक है?
तो ऐसे आपका फिर वो नाइट्रोजन वाला भी हो गया। फिर रहता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नो डाउट मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वो टेस्ट वाला पोर्शन भी आता है ना, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसे टेस्ट कौन से होते हैं, ये बाकी चैप्टर्स में भी आते हैं जो टेस्ट वाले, डिस्टिंक्शन टेस्ट वाली चीज़ें। तो वहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब अगर इस चैप्टर को करना है तो बेटर तो यही होगा कि आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कंप्लीट करेंगे तभी बेनिफिट है। हाफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप हाफ करके चले गए बट वहाँ पे क्वेश्चन अदर हाफ से पूछ लिया गया, तो फिर वो एक रिग्रेट सा होता रहता है कि नहीं यार, हमने ये चैप्टर ये किया था, काश हम ये भी कर लेते। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर चूज़ करोगे, अगर स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तो कंप्लीट करना उस चैप्टर को। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप इस चैप्टर को फिर रहने देना, नहीं करना। ठीक है, आधा अधूरा करने से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि ये है। तो अभी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि अगर आप उनमें से हो जो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, फिर अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटलीस्ट ये तो कर ही लो, इसमें कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं जाएगा। बट अगर आप कर सकते हो आगे, ये सेकंड लेवल वाले, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि लेवल 1 जो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेवल 2 वाले स्टूडेंट, वो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड देन हमारे पास हेलोजन की है, एंड जीओसी है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये करेंगे। अब इसके बाद अगर किसी को और है कि मेरे पास टाइम भी है, क्रैमिंग पावर भी अच्छी है, और हम बाकी 2 चैप्टर को भी कर सकते हैं, तो वो बाकी के 2 चैप्टर को भी इंक्लूड कर लेंगे, जो है प्यूरिफिकेशन वाली फर्स्ट यूनिट, और एक जो लास्ट है हमारे पास उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, आप किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी बुक से कर रहे हो, चाहे किसी कोचिंग के साथ कर रहे हो, चाहे यूट्यूब से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, और एट द एंड जब आप वो चीज़ें वहाँ से कर लोगे तो वो आपके नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे। और उसको भी समराइज़ अगर करना है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। कोशिश कीजिए कि आप एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में चीज़ों को लिखें रादर देन पूरे सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड आना है कि आपको याद है कि कौन सा टेस्ट था एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए या नहीं। वो आपसे पूरा उस टेस्ट के बारे में बहुत कम चांसेस है कि पूछेगा कि आप पूरा बताओ कि उस टेस्ट में क्या क्या यूज़ किया था, क्या उसकी डेफिनेशन है, नहीं पूछेगा, राइट। सो दैट्स वाई चीज़ों को, जैसे हमारे पास ऐसे होता है ना कि हम बीच में से सर्कल, कुछ बुक्स में मिलते भी हैं वैसे, एग्जांपल बीच में सर्कल बना लिया कि मान लो मैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस पढ़ रही हूँ, तो बीच में मैंने कोई एल्डिहाइड लिख देना है, RCHO, और फिर एरो लगा के मैंने जितने भी उसके मेथड थे सारे प्रिपरेशन के, वो साइड में लिख लेने। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो कॉपी में मेरे 3 से 4 पेजेस बने होंगे सिंथेसिस के, वो मेरा आधे पेज में या 1 पेज में कवर हो जाएगा काम। तो वो खुद को ना, माइंड को थोड़ा एक मतलब वो ट्रिक करने वाली बात होती है, खुद को ईजी लगता है कि अरे ये तो इतना सही काम है, इतना सा तो हम कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे किसी भी चैप्टर को, एक उसकी नॉर्मल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या इंट्रोडक्शन है वो, देन उसकी सिंथेसिस, कैसे कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, एंड देन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, एंड यस एट द एंड जो हमारे डिस्टिंक्शन वाले टेस्ट हैं उनको एक जगह पे लिख के कि कौन सा टेस्ट किसके डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर ऐसा करोगे आप, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, वो एक चैप्टर प्रॉपर सीक्वेंस में डिवाइड हो जाएगा और आप उसकी कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे, और एक पूरा अरेंज्ड मैनर में आप उसको अच्छे से लर्न कर पाओगे, माइंड में बिठा पाओगे। और वो हाईलाइट कर लेनी है छोटी छोटी चीज़ें, या शॉर्ट नोट्स आपने जो आपने वहाँ बना लिए। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो वो 3 से 4 पेज में आपका वो कवर हो जाना चाहिए, है ना। क्यों, एक आपका वही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला आ गया, या टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट वाला भी वो वहीं पे कर लो, 1 पेज वो होना चाहिए, 1 पेज सिंथेसिस का होना चाहिए, और 1 पेज केमिकल रिएक्शन का होना चाहिए। तो 3 पेज में वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब आप उस पड़ाव पे पहुंच जाओगे, आपका रिविज़न स्ट्रांग होगा, लिख लिख के अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आप अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सुनने में शायद ये बहुत ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा
मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा, ये हुआ। लेकिन अगर आप इन टिप्स को सिंसियरली फॉलो करोगे ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक से बता रही हूँ जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पढ़ना डिफ़िकल्ट लगती थी, फ़ोबिया था, डर लगता था, या उतने वो उसमें माहिर नहीं थे, उन्होंने जब इन टिप्स को फ़ॉलो किया है, उनका एग्ज़ाम भी अच्छा गया है, उनकी सिलेक्शन भी हुई है और आज वो जॉब भी कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब जो उनकी ड्रीम जॉब थी, राइट? सो मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बोल रही हूँ कि जितनी लिख-लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दे सकते हो। पहले तो सारा पढ़ना पड़ेगा थॉरली, उसके बाद फिर वो शॉर्ट नोट्स उसके बनेंगे। और जितना रिवीजन आप कर सकते हो इन शॉर्ट नोट्स का, अपने आसपास जब भी टाइम लगा देख लिया, या कुछ चीज़ें हैं अपने घर में कहीं दीवार पे उनके पोस्टर्स बना के छोटे छोटे कहीं पे चिपका दिए, ताकि आते जाते वो आपकी नज़रों में दिखते रहें। जैसे स्पेशली होती हैं नेमिंग रिएक्शन, जब आपने सारे चैप्टर कर लिए तो जो भी नाम के साथ हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ गैब्रियल थैलामाइड है, या आपके पास होफमैन है, या एल्डोल कंडेंसेशन है, ऐसे जो नेम के साथ आती हैं उनको आप चैप्टर वाइज, नाइट्रोजन की ये थी, हेलोजन की ये है, ऑक्सीजन की ये है, हाइड्रोकार्बन की है, अगर उनको आप एक तरीके से समराइज कर दोगे तो वो आपकी मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शन वाला पार्ट वैसे कवर हो जाएगा। और जब वो आपकी नज़रों के सामने रहता है, डेली बेसिस पे आप देखते हो, तो बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए वो चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होती रहती हैं, ठीक है? तो यस, अभी के लिए जो मास्टर कैडर की या लेक्चर कैडर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बस फ़र्क ये है मास्टर कैडर में 50 क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, जिसमें ऑर्गेनिक का वेटेज 17 to 18 क्वेश्चन का रहता है, और जहाँ पे हमारे पास लेक्चर कैडर का है या मेरिटोरियस का है तो वहाँ 150 क्वेश्चन हैं, तो उसमें हमारे पास 50 क्वेश्चन रहते हैं ऑर्गेनिक के, 50 इनऑर्गेनिक है ना, 50 इसके, तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बट आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं मास्टर कैडर के लिए, लेक्चर कैडर के लिए, या मेरिटोरियस के लिए। मेरिटोरियस के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि वो थोड़ा हायर लेवल की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, वो थोड़ा सा आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, आईआईटी जेई नीट इस टाइप के, उनके भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या गेट में आए होते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस अब वो पूछने लग पड़े हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी हायर चाहिए, ठीक है? बट मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए आप कर सकते हो इससे। या सो दैट्स ऑल अबाउट माय सजेशन कि आप कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरीज़ हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है हमें, या किस तरीके की बुक्स से हमें कंटेंट करना है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से कौन सा चैप्टर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी कोई भी आपकी अभी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, किसकी कितनी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक बुक से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अगर आपको ऐसे भी कोई क्वेरीज हैं या कोई और भी इंफॉर्मेशन या कोई गाइडेंस चाहिए होगी इन एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो येस, प्लीज़ कमेंट, and yes, that's it for the video. All the best for all the master cadre, lecture cadre aspirants. I wish you good luck, and bye bye, take care.